चलो स्टार्ट करें। सही है यार, बस आता है तभी लोग आते हैं लोग। सही है ना, हम स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इससे क्या रहता है ना, इससे एक क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक क्वेश्चन तुम्हारा रहता है, मिलेगा ही। और ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन से तुमको ज्यादा, इससे एक से ज्यादा भी क्वेश्चन मिले। ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा क्वेश्चन मिले, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि ये 1.5 घंटा में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खत्म होने के बाद तुम लोगों को इसके सारे के सारे फार्मूलाज याद हों, सारे के सारे इक्वेशंस याद हों, और जहां तक है सब याद हो जाए। तो क्लास में बैठे ही बैठे, अगर याद हो जाएगा तो इससे अच्छा फिर क्या होगा, है ना। चलो ठीक, सबसे पहले देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर हम वेव की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारी होती है ना, जो हमारी सन से वेव आती है, ठीक है, सन से वेव आ रही है, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप इस टाइप से समझ सकते हो। और सन से जो लाइट आती है वो फोटॉन्स के टर्म में आती है, और जो भी आती है उसकी जो स्पीड होती है ना, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से आती है। अभी हम लोग इसके बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे, सब बात करेंगे। उससे पहले सबसे पहले इसमें जो है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट को हम लोग आईडी बोलते हैं। देखो आई मतलब करंट, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। अब बात ये है सर, डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है। देखो ऐसा है, मैंने क्या किया, एक प्लेट मान लो इधर लगाई और एक प्लेट उधर लगाई, ठीक है। दो प्लेट है, दो प्लेट लगाने के बाद में मैंने इसे किसी बैटरी से या किसी बैटरी से किसी चीज से ऐसे इसे जोड़ दिया, ठीक है। दो प्लेटें लगा दी और इधर मैंने इसको इस टाइप से ऐसे जोड़ दिया। अब तुम सोचो, अगर मैं यहाँ पर बैटरी लगाता हूँ, देखो अगर हम यहाँ पर अगर बैटरी लगाते हैं, बैटरी एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, तो क्या होगा सर, करंट यहां से फ्लो होगा। जब करंट यहां से इधर फ्लो होगा, अब सोचो तुम्हें पता है करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। अगर करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन मतलब इधर आ रहे हैं, ठीक है, ये होता है। अब मैं अगर कहूं सर अगर इसमें मेरा करंट फ्लो हो रहा है, तो बताओ क्या इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तुम्हें पता है करंट मैग्नेटिक फील्ड कब होता है, या तो करंट हो या फिर दो मैग्नेट रखी तभी तुम्हारा करंट, तभी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। तो इसके अंदर सर मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, बोले यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड है, सही बात है। अगर उसने जब यहां चेक किया तो उसने कहा कि सर यहां पर देखो, अगर मैं यहां देखूंगा मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां देखूंगा मैग्नेटिक फील्ड होगा, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये तो बात उसके समझ में आई, ये पहले से ही प्रूव हो चुका था कि किसी वायर में अगर करंट फ्लो होगा तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सही बात है, बोले ठीक। अब जरा सोचो इधर, अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर ये क्या है, ये दो प्लेटें हैं। इन दो प्लेटों पर अगर उसने अंदर देखा, उसने देखा अंदर भी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो उसने कहा यहाँ तो ना करंट है और ना तो करंट है और ना ही कोई मैग्नेट रखी है, तब भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें मिल रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो ये प्लेट इधर पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या हो गई, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव जुड़ा हुआ है, यहाँ क्या हो गई, नेगेटिव। बोले इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव से कहाँ होता है, नेगेटिव साइड में। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में, इधर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बोले ठीक। अब बोले कि सर अगर यहाँ पर कोई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, देखो माइनस है तो क्या है, इलेक्ट्रॉन, और तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है।
क्यों लगता है अपोजिट डायरेक्शन में? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है? माइनस। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस है तो इधर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इधर फोर्स लगेगा, इधर ही तो फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, तो इसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, और तुम्हें पता है जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वहां पर करंट भी फ्लो होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे तो करंट इधर से इधर जाएगा। तो यहां पर जो ये करंट जा रहा है, ये करंट डिस्प्लेस्ड हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, बीच में कुछ है तो नहीं लगा हुआ, तब भी करंट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यानी कि करंट क्या हो रहा है तुम्हारा? डिस्प्लेस्ड। इसको ही इन्होंने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको बोला डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है जिसे हम लोग आईडी बोलते हैं, आईडी, तो डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बी ओवर dt। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बी ओवर dt, इसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, इसे डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। ठीक, बस खाली इतना लिखो, उसके बाद में फिगर बनाओ, इतना लिखो, फिर हम लोग इसके बाद में बात करेंगे एम्पियर्स की इसकी इक्वेशन। ठीक है, इसे उतारने के बाद फिर इक्वेशन लिखना, एम्पियर सर्किटल लॉ की जो इक्वेशन होती है, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में IC प्लस ID। ठीक है, उतार लिया, फिर इसमें बात करते हैं। उतार लिया, अब देखो सर, ये इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला होता है ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बी ओवर dt। सर डी, ये फाई बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, डी फाई ओवर dt चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बी ओवर dt। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऐसा था, इसके बाद में जो इक्वेशन बनी, इसे तो डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, इक्वेशन बनी एम्पियर सर्किटल लॉ की। एम्पियर सर्किटल लॉ की इक्वेशन बनी B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID, IC प्लस ID। IC क्या होता है? इसे हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। ध्यान रखना, कौन सा? कंडक्शन करंट। इसे बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट, इसे बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट। अब
एक चीज समझ में नहीं आ रही है, इधर देखो, अगर मैं इस वायर के ऊपर गया, वायर के ऊपर, तो यहां कौन सा करंट होगा? कंडक्शन। कौन सा होगा? कंडक्शन वायर है, कंडक्शन के कारण जो करंट होगा उसे क्या बोलेंगे? कंडक्शन करंट। अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा, क्या मुझे बताओ यहां पर वायर है? नहीं। तो यहाँ कंडक्शन करंट क्या होगा? जीरो। यहाँ कौन सा होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या होगा? और यहाँ पर बेटा वायर में करंट बह रहा है, इसीलिए अगर मैं इस सिचुएशन के लिए देखूंगा तो इस सिचुएशन में आईडी तो होगा, वो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, लेकिन सिर्फ कौन सा होगा? आईसी। अगर मैं इस कंडीशन में जाऊं तो आईडी तो होगा, लेकिन आईसी क्या होगा? जीरो। आईसी होगा जीरो। ठीक है, तो आईसी जीरो होगा, यहाँ आईडी जीरो, यहाँ पर क्यों? देखो इनमें से कोई एक होगा, या तो कंडक्शन होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जहां डिस्प्लेसमेंट होगा वहां कंडक्शन नहीं होगा, जहां कंडक्शन होगा वहां डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये इसके बाद इसे रफ कर दूं? अगला है डालना मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन और इंपॉर्टेंट भी डाल देंगे। ठीक है, पहली है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। B डॉट ds इक्वल टू जीरो। ये है मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फिर थर्ड है Faraday's, so Gauss law, Faraday's law of electromagnetic induction. E dot dl is equal to minus d phi v over dt. फोर्थ है एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। आईसी प्लस आईडी ये चारों इक्वेशन हमको याद करनी है। ठीक है, इसे बोल सकता है ये मैक्सवेल की, मैक्सवेल कौन सी इक्वेशन है? थर्ड। ये है
कौन सी इक्वेशन है? फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये इक्वेशन है, ये देखो तुम्हें याद कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट करके लिखवाया है, देखो इसमें यहाँ पर बी लिखवाया था, बी यहाँ ई कर पाना, यहाँ क्या कर लेना, ई कर, ठीक है, बी की जगह ई कर, उधर गया, उधर गया है ना, उधर पाया धीरे धीरे उतारो से, लो से उठा लिया। देखो सर हमें ये याद करनी है, तो सबसे पहले अगर देखो याद करने का मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा, ऐसे तरीका है, ऐसा हम याद कर सकते हैं, लेकिन वैसे कहीं लिखा हुआ ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इसी प्रकार से याद करनी है, लेकिन बस जो हमारे लिए मेमोराइज हो गए अच्छे से वो चीज हमें याद है, ठीक है। सबसे पहले देखो जब मैंने 12th पढ़ाना तुम्हें स्टार्ट किया था, तो मैंने पहले तुम्हें इलेक्ट्रिक पढ़ाया था कि मैग्नेटिक पढ़ाया था? सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? इलेक्ट्रिक पढ़ाया था। उसके बाद में क्या पढ़ाया था? मैग्नेटिक। इतना ध्यान आ रहा है? तो जब हम मैक्सवेल की बात करेंगे तो पहले आएगा इलेक्ट्रिक, उसके बाद में क्या आएगा? मैग्नेटिक, ठीक है, उसके बाद में दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। और फोर्थ इक्वेशन तुम्हें याद ही करनी है जिसमें डिस्प्लेसमेंट है, जिसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट, जिसे बोलते हैं एम्पियर की मैक्सवेल सर्किटल लॉ। अब सुनो, पहले क्या आएगा? इलेक्ट्रिक, फिर क्या आएगा? मैग्नेटिक, फिर क्या आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हो गए? पहले हमने 12th में इलेक्ट्रिक पढ़ा था, फिर मैग्नेटिक पढ़ा था, फिर दोनों मिला दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और फोर्थ जो है वो मेरी एम्पियर की मैक्सवेल सर्किटल लॉ, ठीक है। ये अब देखो याद कैसे करेंगे हम, सबसे पहले ये है, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, ठीक है, हाँ मुस्लिम लोगों में, मुस्लिम कम्युनिटी में एक गौस होते हैं, कोई कहते हैं यार गौस ला पता नहीं कुछ बोलते हैं, गौस अली बोलते हैं, गौस अली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गौस बोलते हैं। गौस कौन थे पता? मुझे नहीं पता, सीरियसली मुझे नहीं पता कौन थे, बताओ कोई, कुछ नहीं पता कौन थे? नहीं पता? कोई है फिलहाल, है ना, इन्हें गॉड की उपाधि प्राप्त है, ऐसे कोई है गॉड की उपाधि प्राप्त नहीं है? फिर कौन है? हमारे हिंदुओं में तो गॉड होते नहीं, हमारे तो 31 करोड़ देवी देवता है, हाँ, जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी नहीं है। हाँ बोलो, कौन है बताओ, हमें बताओ कौन है? नबी है? नहीं, तो बलि है। अच्छा, ये बलि है, ठीक है। तुम लोगों को देखो क्या याद रखना है, सबसे पहले बलि को ऊपर रखना है, ठीक है, गॉस को ऊपर रखना है, ठीक है, गॉस को ऊपर रखना है, और पहले क्या आता है? इलेक्ट्रिक, क्या आता है? इलेक्ट्रिक, देखो, और गॉस को एक बार नहीं लाना है, 2 बार लाना है। कितनी बार लाना है? 2 बार, ठीक है, 2 बार लाना। तो गॉस लॉ इन किसमें पहले रखना है? इलेक्ट्रिक, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, हो गया। अब इलेक्ट्रिक के बाद क्या आता है? मैग्नेटिक, फिर देखो गॉस लॉ इन मैग्नेटिक, हो गया, दोनों बार आ गए, बस अब नहीं आएंगे। उसके बाद में थर्ड में क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, 4 ऑप्शन होंगे। तो अगर तुम ये भूल गए कि ये फैराडे है कि एम्पियर है, तो जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ जाए समझ जाना कौन सी इक्वेशन है? तीसरी। कौन सी है? तीसरी। कंफ्यूजन हमें यहां पर होता है। तो
जहां पर जैसे आपको मान लो आपको ये फैराडेज लॉ भूल गए क्वेश्चन में, ठीक है, आपको जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दिखा आप तुरंत समझ जाओ कौन सी है, थर्ड है, कौन सी है, थर्ड, बस समझ आ गई। और फोर्थ वो है तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट करंट वाली एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ। ठीक, अब देखो सबसे पहली चीज, पहला मैंने सर पहले मुझे वैल्यू को लाना है गॉस, फिर क्या लाना है इलेक्ट्रिक, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक। तो देखो इलेक्ट्रिक लाए तो E डॉट ds, अब देखो गॉस में S आ रहा है, गॉस में क्या आ रहा है S, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक है तो E और गॉस में S आ रहा है तो यहाँ पर S, तो E डॉट ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन, सही है, यहाँ याद रखना है Q अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो दूसरे में गॉस आ रहा है तो S तो आएगा ही, डॉट ds, और उधर क्या है सब, दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रिक के बाद मैग्नेटिक, तो क्या आएगा B डॉट ds, ये क्या हो जाएगा 0, B डॉट ds क्या हो गया 0, ठीक है सर। उसके बाद में अब मैं थर्ड पे आऊंगा, थर्ड क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो पहले क्या है इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब देखो दो में तुम्हारा ds आ गया, अब dl आएगा, अब क्या आएगा dl, ठीक है, अब dl, तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक है तो E डॉट dl, यहाँ पर इलेक्ट्रिक के बाद क्या है मैग्नेटिक, तो बराबर में माइनस d∅v ओवर dt, सही है। उसके बाद जब हम अगली इक्वेशन आते हैं, अगली इक्वेशन तुम्हें डिस्प्लेसमेंट करके याद करनी है सब। देखो अब यहाँ पर E डॉट dl आ गया, अब यहाँ पर क्या होगा B डॉट dl, E B हो गई, हाँ। तो अब सर जी इधर ds हो गया, अब इधर क्या रहेगा dl इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में IC प्लस x, हाँ एप्सिलॉन म्यू नॉट IC प्लस ID, ये ID तो है, एप्सिलॉन नॉट d∅e ओवर dt, ठीक है, d∅e ओवर dt, ठीक। और अगर आप यहाँ पर बोल दो सर यहाँ पर E होता है, क्या होता है, तो देखो इधर E है तो ये इधर पहुंचेगा, ये आएगा इधर, ठीक। अब देखो फिर से याद कर रहे हैं हम लोग, ठीक, बोर्ड की तरफ मत देखना, कॉपी की तरफ मत देखना। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में आया कि मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन क्या है, मैक्सवेल की तुरंत तुम्हारे दिमाग में आया पहले गॉस लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक होता है, फिर क्या आता है मैग्नेटिक आता है, ठीक है, मैग्नेटिक आता है तो B, और इसमें S है तो B डॉट ds इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या होता है 0, सही है। जैसे तुम्हारे दिमाग में पहली इक्वेशन आई कि मैक्सवेल की, बताओ पहली इक्वेशन क्या होगी, तो सबसे पहले तो सॉरी मैक्सवेल की, हाँ गॉस की, ठीक है, मैक्सवेल की पहली इक्वेशन, मैक्सवेल की क्या होगी पहली इक्वेशन, और गॉस की क्या है, गॉस की कौन सी इक्वेशन है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक, पहले इलेक्ट्रिक आता है ना, तो गॉस की पहली क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो तुमने देखा सबसे पहले सभी इलेक्ट्रिक पहले आता है, पहली इक्वेशन पूछी गई है, तो E डॉट गॉस है तो ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन, हो गया। थर्ड इक्वेशन जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दिख जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या फिर तुम्हें क्या दिख जाए कि मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन कौन सी है, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। अब तुमने देखा सर पहले मेरा अगर मैं देखा जाए तो पहले मेरा क्या था E, फिर क्या था B, फिर क्या आएगा E आएगा, और इसमें S नहीं है, मतलब गॉस नहीं है, अगर गॉस नहीं है तो क्या आएगा dl, क्योंकि उधर ds था, क्या आएगा dl, तो E डॉट dl इक्वल टू माइनस d∅v ओवर dt, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक हो गया, फिर क्या हो गया मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन, ठीक है। थर्ड जब फोर्थ इक्वेशन आई तो फोर्थ इक्वेशन में पता है B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में IC प्लस ID, ठीक है। ऐसे अगर एक बार और लिखोगे तो पूरी तरीके से तुम्हें अच्छी तरीके से याद हो जाएगी, ठीक है, सही। इसे उतार तो लिया है तुम लोगों ने, ठीक है, सही लिखना है इसमें, सही उतार दिया है, सही उतार दिया, ठीक है। देखो एक चीज और लिख लो, अगर यहाँ पर थोड़ी जगह बची हो, थोड़ी जगह बची हो इन दोनों इक्वेशन में, ठीक है, यहाँ थोड़ी जगह बची हो उसमें लिखना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फर्स्ट वाले यहाँ पर थोड़ी जगह बची, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
through any closed surface is always 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times of charge, epsilon naught times of net charge, 1 upon epsilon naught times upon net charge। ठीक है, सही। अब सेकंड वाली देखो, सेकंड वाली नेट मैग्नेटिक फ्लक्स through any closed surface, net magnetic flux through any closed surface is equal to 0, is equal to 0। ठीक है, हो गया। अब देखो पहला क्या कह रहा है, किसी क्लोज सरफेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी क्लोज सरफेस में वो किसका होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन। और मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी क्लोज सरफेस में वो किसके इक्वल होगा, 0। ठीक है, ये बात बोलेगी ये 0 के इक्वल। ठीक है, अब जरा सोचे हम लोग। ठीक, देखो यूशरा मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन क्या है, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन E into dl is equal to अपॉन dt। सही है, सही हो गया। ठीक है, आप बताओ सेकंड इक्वेशन क्या है, B dot ds is equal to 0। B dot ds is equal to 0। ठीक है, B dot ds is equal to 0। देख पर फर्स्ट इक्वेशन क्या है, E dot ds q upon epsilon। E dot ds q अपॉन एप्सिलॉन। ये है। ठीक है, तो बताओ फोर्थ इक्वेशन क्या है, E into B into dl u naught IC plus d ID। और आईडी क्या होता है, करंट ऑफ डी फाई ई अपॉन dt। बात हमारी। तो चाहे तो एक बात चलो सही है, एक ये हो गया, ये हो गया। अब हम फिर से इसमें थोड़ा पूछते हैं। अगर मैं ये कहूं ये इस इक्वेशन का नाम क्या है, एक तो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन नाम, दूसरा नाम क्या है, एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, ठीक, इस इक्वेशन का नाम क्या है दूसरा, सबसे पहले देखो डीएस आ रहा है, सबसे पहले तो गॉस लॉ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ बस फर्स्ट इक्वेशन है। ये क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, सिर्फ मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक मत है। ठीक है, और इसमें गॉस नहीं है, इसमें डीएस फैराडे की मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक, फैराडे की मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन ये होगी। सही, ये इक्वेशन आपको याद करनी है और बस एक बार अगर और घर पे जाके लिख लोगे या एक बार और पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगी। और वैसे अगर हम इक्वेशन को रटते रहते तो हमारा हो गया कल्याण, हमसे नहीं याद होगा। ठीक है, चलिए अगला है डालो। propagation of electromagnetic wave, PROPAGATION
GATION, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो, सबसे पहले तुम ये देखो, मैंने नाम क्या लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, सबसे पहली बात ये है सर, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, देखो मुझे बताओ, ये इससे कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। और अगर ये इधर चले, इधर चल रहा है, इधर, तो ये इससे कितना बना रहा है? 90। ये इधर चल रहा है, तो ये इससे कितना बना रहा है? 90। तो देखो जैसे ये मार्कर दिख रहा है, देखो ये इससे 90, ये इससे 90 और ये इससे 90, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है, अगर इधर इलेक्ट्रिक है तो इधर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर मैग्नेटिक, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा और हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। और चलेगा किधर? इधर, इधर चलेगा, ठीक है। यानी कि एक दूसरे से सब कैसे चलेंगे? 90 डिग्री चलेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर इधर इलेक्ट्रिक ना हो के अगर इधर मैग्नेटिक होगा तो इधर इलेक्ट्रिक तो चलेगा इधर। अब देखो, अगर इधर है, इधर इलेक्ट्रिक है तो इधर मैग्नेटिक भी हो सकता है, तो चलेगा इधर नहीं, बल्ले पड़ा। देखो ऐसा है, कुछ सरल भाषा में बताऊं। देखो मेरे दो हाथ हैं, मान लो ऐसे समझ सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक और ये मैग्नेटिक। अब अपन चल रहा है इधर, ठीक है। चलने का मतलब ये है कि अपन के ये देखो ऐसे सेम ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक वेव ऐसे चलती है ना, वेव ऐसे चलती है, ठीक है। तो मान लो हाँ, मैं वेव ऐसे चल रही है, देखो वेव ऐसे चल रही है और मैं ऐसे चल रही हूँ, समझ रहा है? तो इधर है इलेक्ट्रिक, इधर मैग्नेटिक और चल रहा है इधर। तो कौन चलती है सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब तुम समझो, अगर मैं तुमसे एक बिल्कुल सिंपल भाषा में कहूं, इधर तुम्हारा x है, इधर y है, इधर z है, ठीक है। अगर इधर इलेक्ट्रिक होगा और इधर मैग्नेटिक तो चलेगा इधर, सही है। और इधर इलेक्ट्रिक इधर मैग्नेटिक तो चलेगा, सही है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जिधर होंगे, जैसे मैंने तुमसे कहा x डायरेक्शन में मैं चल रहा है, x डायरेक्शन में चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक क्या होंगे? y और z में, y और z में होते हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऐसे, ठीक। तो लिखना नीड आंसर, लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड become maximum, electric field and magnetic field becomes maximum at same position, at same position, at same position and same time, same position and same time, ठीक है। न्यू लाइन से लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड are perpendicular to, electric field, magnetic field are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, ठीक है। लाइन से
electric field is along x direction, if electric field is along x direction, magnetic field is along y direction, magnetic field is along y direction, so wave propagates propagates z direction, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इसकी जो स्पीड है c, तीनों एक दूसरे से कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर। चाहिए परपेंडिकुलर। अब सर अगर मैं इक्वेशन लिखूं, मान लो इक्वेशन मैंने लिखा ई इलेक्ट्रिक फील्ड लिया मैंने x डायरेक्शन में, कहां लिया? x डायरेक्शन में, ठीक है। मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने अगर x डायरेक्शन में लिखा तो मैंने कहा E इक्वल टू E नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी या kx होता है, kz माइनस ओमेगा टी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब देखो सर कोई एक वेव तुमको लिखी हुई है, ध्यान देना इस बात पे, क्वेश्चन बहुत मिलेगा। कोई एक वेव लिखी हुई है, मान लो मेरी ई लिखी हुई ये है, ई किस डायरेक्शन में है? एक्स में। और जो के के साथ में है ना, के के साथ में क्या है? जेड। इसका मतलब है ये वेव जेड डायरेक्शन में चल रही है। कहां चल रही है? जेड। अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में चल रही है, जेड, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? वाई में होगा। ये हो गया बी नॉट साइन। अब देखना सर जो अंदर होता है वही यहां होता है, क्योंकि इसकी पोजीशन और फेज सब कुछ क्या है? सेम। तो यहां पर हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ कोई भी अगर तुम ये वेव देखोगे तो तुम बता दोगे, अगर यहां पर मान लो अगर यहां x है यहां y होता तो यहां क्या होता? 100% क्या होता? z। जो अंदर है वही इसमें भी होगा। ये दोनों अलग हो सकते हैं, ये दोनों अलग हो सकते हैं, ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे? ये पूरा सेम रहेगा, पूरा सेम रहेगा, ठीक है। यहां z है तो यहां भी z। इसका मतलब चल रही है z। इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, मैग्नेटिक फील्ड B नॉट। ये क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये इक्वेशन तुम्हारी ऐसे ये हो जाएगी। तो Ex को अगर मैं ऐसे लिखूं तो उस और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड वाली इक्वेशन को मैं इस टाइप से अपन लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बता लिया, ठीक है। अब देखो बेटा, तुम्हें पता है कि ये जो जिस वेलोसिटी से चलता है उसे हम क्या बोलते हैं? सी। क्या बोलते हैं? सी। सी जो होती है वो होती है तुम्हारी ई नॉट अपॉन बी नॉट। सी क्या होता है? ई नॉट अपॉन बी। और तुम्हें पता है सर इसकी जो वैल्यू होती है वो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जो C बराबर ये भी होता है, एक होता है परमिटिविटी, एक होता है परमियाबिलिटी। ठीक है, ये परमिटिविटी होता है, ये परमियाबिलिटी होता है। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन भी तुम्हें पता होना चाहिए। ये इक्वेशन याद नहीं करनी, ये इक्वेशन सिर्फ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि अगर यहाँ x लिखा है, यहाँ z है, तो चल रहा है किसमें, z है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, x में है। ठीक है, तो ये कहाँ है, यहाँ पर। न्यू लाइन से लिखना, फिर न्यू लाइन से लिखना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, characteristics of electromagnetic wave। बता लिया, इसमें लिखना these waves do not require any material medium। These waves do not require any material medium, यानी कि इन वेव को चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर न्यू लाइन से these wave travel in free space। These wave travel in free space, with the speed of light, with the speed of light, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति। न्यू लाइन से लिखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स का मतलब होता है बच्चों, वेव ऐसे चलती है। ठीक है, ऐसे वेव चलती है तो उसे ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है। अच्छा, मैंने परपेंडिकुलर आपको लिखवा दिया तुम्हें, तीनों क्या होते हैं एक दूसरे से, सब परपेंडिकुलर। ठीक है, न्यू लाइन से लिखना, these waves are not deflected, these waves are not deflected by electric field or magnetic field, deflected by electric field, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। न्यू लाइन से लिखना, these waves carry energy and momentum, these waves carry energy and momentum। ठीक है बेटा, एनर्जी का मतलब तो समझ में आता है तुम्हारे, तुम ज्यादा देर धूप में बैठ जाओ तो पता चल जाएगा कितनी एनर्जी होती है। ठीक है, लेकिन गर्मियों में, ठंडों में तो खुश हो गए, है ना। उसके बाद मोमेंटम का मतलब ये होता है कि जहां भी मोमेंटम होगा वहां पर प्रेशर भी होगा। जैसे सर मोमेंटम होता कहां, अगर मैं इस डस्टर को फेंक के, डस्टर के तरह बॉल समझो, अगर मैं दीवार में मारूं, ठीक है,
तो ये दीवार पर जाएगा, फोर्स लगाएगा, फोर्स लगता है तो प्रेशर भी लगता है, ठीक है। तो अगर फोटॉन्स गिरते हैं, वो फोटॉन्स का वजन है ही नहीं, फोटॉन्स का तो वजन होता ही नहीं ना। अरे रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स कितना होता है? 0। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन कितना होता है? 0। तो 0 होता है, तो लेकिन अब वो हमें पता नहीं चलता है, फोर्स तो लगता है और प्रेशर भी लगता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। ये चीजें करेंगे, लिख लिया। न्यू लाइन से लिखना, these wave exert 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 pressure called radiation pressure, ये वेव जो प्रेशर लगाती है उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं, रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। लिख लिया? सही। हाँ, जो लगाती हैं इनको हम कौन सा प्रेशर बोलते हैं? रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर उनको हम लोग बोलते हैं। बोले ठीक है। अब देखो बच्चों, देखो अगला है डालो एनर्जी। अब देखो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था और दूसरी तरफ क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड था और मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो देखो एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था, दूसरी डायरेक्शन में क्या था? मैग्नेटिक। अगर मैं एनर्जी की बात करूं, सबसे पहले ये है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी को ले जा सकती है? हाँ सर। अरे एनर्जी को एक जगह से कहां ले जा सकती है? दूसरी जगह। और मोमेंटम भी होता है। एनर्जी होता है और क्या होता है? मोमेंटम। मतलब एनर्जी होती है तो इसमें दो वेव होती है, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक, अगर इलेक्ट्रिक वेव की जो एनर्जी होगी, देखो दोनों का फेज भी सेम है। फेज क्या है? सेम। फेज सेम है तो दोनों की ध्यान रखना, एनर्जी भी क्या है? सेम। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक की है उतनी ही एनर्जी मैग्नेटिक की है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक की एनर्जी है, जिसे मैंने क्या कहा? यूई। क्या बोला? यूई, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक, वो होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हो गई इलेक्ट्रिक की एनर्जी। अगर मैं मैग्नेटिक की एनर्जी की बात करूं, इसकी बात करूं मैग्नेटिक की, तो मैग्नेटिक की एनर्जी होती है b² अपॉन 2 म्यू नॉट। b² अपॉन 2 म्यू नॉट, ठीक है। b² अपॉन 2 म्यू नॉट, ठीक। ये वाली एनर्जी, बल्कि इसे कह सकते हैं हम लोग एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी ये इलेक्ट्रिक की है और ये क्या है? मैग्नेटिक की। और ध्यान रखना यूई और यूबी दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ये भी याद रखना। यूई किसके बराबर होगा? यूई यूबी के बराबर होगा। यानी कि सर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर किसके बराबर होगा? b² अपॉन 2 म्यू नॉट के बराबर होगा। अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक टोटल एनर्जी डेंसिटी देखूं, ठीक है, मुझे इलेक्ट्रिक की एनर्जी डेंसिटी आ गई और किसकी आ गई? मैग्नेटिक। अगर मैं टोटल एनर्जी डेंसिटी देखूं, टोटल एनर्जी डेंसिटी होगी मेरी इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। सर इलेक्ट्रिक जो है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मैग्नेटिक जो है b² अपॉन 2 म्यू, यही तो है। और ये दोनों क्या हैं? बराबर। दोनों क्या हैं? बराबर। अगर मैं देखो, अगर मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, सोचो, इसकी जगह अगर मैं इसे दो भागों में डिवाइड कर सकता हूं, टोटल ये मैंने 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और उसकी जगह भी अगर मैंने यही रखा, दोनों बराबर हैं, तो क्या बचा?
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यही तो बचेगा। अरे दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा, आधा आधा जोड़ के क्या होगा 1। ऐसे ही अगर मैं टोटल इसकी बात करूं, टोटल बात करूं तो सर जी देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूं, दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, बोलो बी स्क्वायर अपॉन। सही है। तो अगर टोटल एनर्जी की अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में बात करूं तो ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में बात करूंगा तो U बराबर बी स्क्वायर अपॉन क्या होगा, म्यू, बी स्क्वायर अपॉन म्यू। उसके बाद में अगर मैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात करूंगा, ठीक है, एवरेज, अगर मैं एवरेज डेंसिटी की बात करूंगा, बता दिया। अच्छा रात से बरसात हो रही है ना, रुकने का नाम नहीं ले रही, दूर में बच्चे कम ना हो जाए, पता चले 2 ही 4 आए। हाँ एक्चुअली कम बच्चे होते तो अच्छा नहीं लगता ना पढ़ाने में, ज़्यादा कुछ और ज़्यादा हो तो और अच्छा लगता। आज ईश्वर के घर पे दावत है, हाँ ईश्वर हेलो, और हमने कुछ खाने को दे दिए सुबह से, ये तो नहीं कहेगा कि बाहर आकर मुंह फैला लो और गिर जाएंगे, खा लेना पेट भर जाएगा। बता दिया। ठीक, देखो अब मैं अगर एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात करूं, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अगर मैं एवरेज की बात करूंगा, वो भी किसका एवरेज कर रहा हूं, भी मैं इलेक्ट्रिक का, ये किसका एवरेज है, इलेक्ट्रिक का। तो एवरेज होता है सर वैसे होती थी एवरेज डेंसिटी 1/2, अब क्या होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं मैग्नेटिक का एवरेज देखूं तो 1/4 बी स्क्वायर अपॉन, यही तो होगा। और ये भी याद रखना, ये भी दोनों क्या होते हैं, बराबर, ये भी दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो इसीलिए यूई एवरेज, यू एम एवरेज के क्या होगा, बराबर। यहां पर क्या है, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/4 बी स्क्वायर अपॉन न्यू, यही तो होगा। अगर मैं टोटल एवरेज डेंसिटी देखूंगा, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, तो भाई सब दोनों को सब जोड़ दो। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा, यहां एवरेज आ गया, यहां 2 की जगह 4, यहां 2 की जगह 4, यहां पर 4 और यहां भी 4, 4, यहां भी 4, यहां भी 4, ठीक है। ये आ गई एवरेज। ठीक है, एवरेज। इस बार जो एडमिशन होंगे अवोदया में, वो होंगे एग्जाम के बेस पर। पहले एग्जाम में जाएंगे, फिर एग्जाम में जो स्टूडेंट सिलेक्टेड होंगे उसके बाद ही होंगे, ठीक है। किसी
किसी को सिफारिश लगवाना हो तो बता देना। v²/2μ0, ठीक है। बता लिया। उसके बाद में मैं बात करता हूं इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है U एवरेज इंटू सी। U एवरेज इंटू सी। अब सर U एवरेज कितना है? या तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² सी, या फिर 1/2 B²/μ0 इंटू ये हो जाएगा, ठीक। आई का ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों इंटेंसिटी, ठीक। अब देखो मोमेंटम है वो हम अगले पढ़ेंगे, मोमेंटम और प्रेशर हम अगले पढ़ेंगे, तो हम जहां अगले पढ़ेंगे हम वहां बात करेंगे उसकी, ठीक है, क्योंकि अभी इतना डिटेल से नहीं आएगा, वहां पर डिटेल से आता है, ठीक। अगला है पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग POYN, पॉइंटिंग वेक्टर। इसमें लिखना पॉइंटिंग वेक्टर में इसे ऐसे प्रदर्शित करना, पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर। इसमें लिखना पॉइंटिंग वेक्टर में लिखो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, the rate of flow of energy in an electromagnetic wave, in an electromagnetic wave, in an electromagnetic wave is described by the is described by the vector capital S, vector capital S। अब S इक्वल टू होता है 1/μ0 E क्रॉस B, E क्रॉस B, तो E क्रॉस। तुम लोगों को अच्छे से पता है सर, जहां क्रॉस होता है वहां पर क्या आता है? साइन थीटा। क्या आता है? ठीक है। और तुम्हें पता है E और B के बीच का एंगल है, और E और B हमेशा एक दूसरे से कैसे रहते हैं? तो बोले सर थीटा तो 90 हो जाएगा, थीटा 90 तो साइन 90 क्या हो गया? 1। ये वैल्यू 1 हो गई, EV/μ0, EV/μ0, ठीक है। क्या हो गया? EV/μ0, ठीक है। EV/μ0।
इसकी अगर बात करें सबसे बता लिया मैक्सवेल की कितनी इक्वेशन 4 4 इक्वेशन ठीक है। फिर एक बार कोई एक इक्वेशन बताओ कोई एक 4 गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट तो है ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ठीक है। हाँ कौन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशन बताओ बहुत गलत बता रहे भाई क्या कर रहे हैं ठीक क्या दिमाग का इस्तेमाल करो ना। देखो एक बार देखना देखो ऐसे है बच्चों सबसे पहले मैक्स मैंने सबसे पहले बताया बता रहा हूं पूरा ठीक है देखते रहो अपने आप बोलते रहो ठीक है। सर डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला बोलो डिस्प्लेसमेंट करंट से हमारा ये होता है। अब मैं बात करूं मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन को बोलता हूं मैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक है। जो मेरा क्या होता है E डॉट ds इक्वल टू दूसरा मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन जल्दी बोलो B डॉट ds इक्वल टू 0 मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन वो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सही सही है। इलेक्ट्रो है तो E तो ds पहले आ गया तो अब क्या होगा dl क्या होगा dl इक्वल टू d ओवर dt जल्दी से बोल दो चौथी एम्पीयर सर्कुलर लॉ बोलो B डॉट dl IC प्लस ID चारों इक्वेशन होगी मैक्सवेल की ठीक है। इक्वेशन तुमसे मैक्सवेल की पूछी जा सकती है मैंने तुम्हें बताया ठीक है। अब मैक्सवेल की इक्वेशन के बाद में अब तुम्हें बताना है देखो कहीं पर मेरा ये लिखा हुआ है B इक्वल टू B नॉट साइन kx माइनस ओमेगा t सही। अब मुझे बताओ ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका मैग्नेटिक फील्ड का व्यंजक लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड वाला लिखा हुआ है ना बी से। अब ये एक बात सोचो कि सर अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वाला है तो ये सबसे पहले चल कौन सी डायरेक्शन में रही होगी जेड डायरेक्शन में चल रही होगी। कौन सी डायरेक्शन चल रही होगी वेट कर मैग्नेटिक कहाँ है तो इलेक्ट्रिक कहाँ होगा जेड में। मैंने कहा जहां ये देखिए उसमें चल रही है उसमें चल रही है तो एक्स में चल रही है खुद है वाई में तो इलेक्ट्रिक कहाँ होगा जेड में। तो E इक्वल टू E नॉट आप बोले अंदर सब कुछ ऐसे ही रहेगा अंदर सब कुछ क्या रहेगा ऐसे तो E जेड इक्वल टू E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा t। अब तुम बोले सर C का तुमने कहीं फार्मूला लिखवाया अभी मैंने C इक्वल टू क्या होता था बेटा E नॉट अपॉन B नॉट जहां C क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट E नॉट क्या है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड B नॉट क्या है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। सर अगर मैं लिखूं इसे तो क्या मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं ठीक है 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन ऐसे भी लिख सकता हूं ठीक है। अगर मैं तुमसे ये कहूं एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड बोलो अपॉन म्यू नॉट अरे 2 म्यू नॉट यही तो होता था। अगर मैं कहूं टोटल एवरेज डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो टोटल में क्या हो जाएगा ये दोनों जुड़ जाएंगे दोनों जुड़ के चाहे तो तुम एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कर दो या फिर तो बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट समझ आ रही है क्योंकि ये इसके क्या होगा बराबर ये इसके क्या होगा बराबर। अगर ये बराबर है अगर सर मैं कहूं एवरेज क्या कहूं एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड
एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड तो 1/4 E स्क्वायर। ठीक है सर, टोटल कहूंगा तो दोनों जुड़ के यही तो आ जाएगा टोटल 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर या 1/2 एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर। सर पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है तो 1/μ0 E क्रॉस B यही तो होता था। देखो 1/μ0 देखो पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है S इक्वल टू 1/μ0 E क्रॉस B। सर मेरा ये होता था पॉइंटिंग वेक्टर। अब मैं कुछ चीजें पूछ रहा हूँ। सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए क्या मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं होती है। नहीं होती है। होती है? नहीं। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्शन होता है? डिफ्लेक्शन मतलब चेंज हो जाना। क्या हो जाना? चेंज। तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्शन होता है ना मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्शन होता है। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चार्ज होता है? नहीं। चार्ज भी नहीं होता। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी रखती हैं? हाँ रखती है। क्या मोमेंटम रखती हैं? रखती है। क्या उनके कारण प्रेशर होता है? होता है। जो होता है प्रेशर उसे क्या बोलते हैं? रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर हमारा जिसे बोला जाता है। ठीक है, अच्छा ये सब चीजें मैंने अभी लिखवाई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, अरे E परपेंडिकुलर टू B और B परपेंडिकुलर टू C। ठीक है, ये सारी चीजें ये होती हैं। ठीक, देखो इसमें क्वेश्चंस ठीक नहीं है, मैं कुछ और क्वेश्चंस इसके करवाऊंगा। ठीक है, अब नया क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, सारे तुम्हारे फार्मूलाज हो गए, सारे फार्मूलाज तुमको याद हो गए ना? यहीं पर याद? हाँ, बस यही चाहता हूँ यहाँ पर याद होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, बस भूल मत जाना, है ना? कहीं खाना खाओ, खाना खाने के बाद सो जाओ, सोने के बाद सवेरे उठो फिर ब्लैंक, है ना? ऐसे किसी ने मेमोरी डिलीट मार दी। ठीक है, अब अगला हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तुम्हारा जो कोर्स आया है ना उसमें ये 8 पेज का है, 8 लेक्चर्स का। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 8 लेक्चर का, ये लास्ट बचा है, खत्म हो गया है। एक दिन में 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब देखो सर सबसे अच्छा एक, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कहूं, ठीक है, ठीक है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात अगर मैं करूं, ठीक है, ठीक है, आप सिर्फ इतना याद कर लेना, इतना याद कर लो हो गया। ऐसे याद करना, इसे रमी बक्स जी। ठीक है, ज्यादा नहीं, लंबा चौड़ा भाषण नहीं याद करना है। ठीक है, सिर्फ याद करना है रमी बक्स जी। रमी गेम होता है जुआ वाला। ये कोई बक्स है, बक्स एक प्रजाति होती है। अरे प्रजाति का मतलब है कास्ट होती है। ठीक है, कुछ लोग लगाते हैं बक्स। ठीक, तो रमी बक्स जी, बस इतना तुमको याद करना। ठीक है, याद कर लेना रमी बक्स जी। छुट्टी, ये आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एक प्रकार से खत्म हो गया। तुम आधी चीजें इसमें आ गई। आर से सबसे पहले रेडियो, कौन सी? रेडियो। एम से माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। आई से इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। बी से विजिबल, यू से अल्ट्रावायलेट, हाँ अल्ट्रावायलेट।
एक्स से एक्स रे, जी से गामा रे, गामा रेस। समझ आ गई? ठीक है, ये क्रम है। क्या याद करना है? रमी वक्ष जी, रमी रमी वक्ष जी, ठीक है, रमी वक्ष जी, बस इतना याद कर। देखो अगर मैं लिखूं, ठीक है, तुम चाहे ऊपर से लिखो तो ऊपर से, नीचे से लिखो तो नीचे से, रमी, ठीक है, वक्ष वक्ष जी, ठीक है। नाम तुम्हारे मैंने सारे लिख दिए। अब देखो बेटा, अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा जो खतरनाक वेव है वो कौन सी है? गामा रेस, ठीक है। गामा रेस मोटी से मोटी चादर को भी भेद सकती है, ठीक है। इंसान के अंदर से अगर ज्यादा मात्रा में चला जाए तो वो मर जाएगा, ये होता है। तो ये होता है तुम्हारा, ये तुम्हारी गामा रेस। तो याद रखना, देखो तुम लोगों ने इससे पहले तुम्हें पढ़ा है E इक्वल टू क्या होता है? hc अपॉन लैम्डा। लैम्डा जहां का होती है वेवलेंथ, h प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। इसके बारे में ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, हम लोग मॉडल में बहुत अच्छी से पढ़ेंगे। 12,375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ठीक है, लैम्डा भी ले लो एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब जरा सोचो, E क्या है सर? एनर्जी, hc है कांस्टेंट, hc क्या है? कांस्टेंट। तो c भी कांस्टेंट और h भी कांस्टेंट, h प्लैंक कांस्टेंट है, कांस्टेंट। मुझे बताओ अगर लैम्डा कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। इसे हम लोग E इक्वल टू h न्यू भी लिख सकते हैं, जहां न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? तुम बताओ, अगर लैम्डा कम तो एनर्जी ज्यादा, लैम्डा ज्यादा तो एनर्जी कम। समझ में आया? अब याद रखना, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है गामा रेज। कौन सा होता है? गामा, ठीक है, सबसे ज्यादा गामा होता है। गामा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अगर तुम नहीं मानो सर खतरनाक कैसे होता है, तुम्हारे एटमॉस्फेयर में क्या गामा रेज है? नहीं। कौन सी रेज है? रेडियो। तो रेडियो बसता है, रेडियो बसता नहीं बसता है? तो रेडियो तुम्हारे एटमॉस्फेयर में है, क्या तुम्हें हार्म कर रही है? नहीं कर, लगभग मानो नहीं कर रही ना, इतना भयंकर हार्म नहीं कर रही है। तो हार्म क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है? कम है। इनकी एनर्जी क्या है? कम। तो बस याद रखना कि रेडियो की एनर्जी सबसे कम। अगर एनर्जी सबसे कम तो लैम्डा सबसे ज्यादा। तो लैम्डा सबसे ज्यादा किसका होगा? रेडियो। किसका होगा? रेडियो का। उससे कम माइक्रो, उससे कम इंफ्रा, उससे कम विजिबल, फिर अल्ट्रा, फिर एक्स, फिर गामा। यही तो क्रम होगा, ये क्रम होगा। अब तुमसे कहा जाए, बताओ कि सबसे ज्यादा गामा किसका है? लैम्डा किसका है? सबसे ज्यादा लैम्डा किसका है? सबसे ज्यादा तो रेडियो। सबसे कम गामा। सही है। अब मैंने कहा लैम्डा सबसे कम, तुम बोले गामा, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी? तो जिसका लैम्डा सबसे कम उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। सही है। तो लैम्डा सबसे कम किसका है? गामा का। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? गामा की। लैम्डा इधर बढ़ते हुए ये एनर्जी, ठीक है। एनर्जी सबसे कम किसकी है? रेडियो की सबसे ज्यादा, ठीक है, रेडियो वेव की सबसे ज्यादा, और गामा की सबसे अधिक। क्यों? क्योंकि गामा का लैम्डा सबसे कम। सर रेडियो की सबसे कम एनर्जी। आपने ज्यादा बोल दिया मैंने। अच्छा, रेडियो की सबसे कम एनर्जी और सबसे ज्यादा किसकी होगी? गामा। बात समझ आ रही है? एनर्जी यहाँ बढ़ रही है, एनर्जी नीचे ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रही है, और यहाँ पर लैम्डा नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, लैम्डा कम एनर्जी ज्यादा, ठीक है। अब अगर मैं बेटा न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी उसकी ज्यादा। बात समझ आ रही है? एक बात सोचो, देखो एक चंद के समझ में आ गया तो सबके समझ में आ जाएगा। प्रेमपाल तुम बताओ, प्रेमपाल एक बार बताओ, सबसे ज्यादा खतरनाक रेस कौन सी है? गामा रेस। खतरनाक है इसका मतलब एनर्जी क्या है? सबसे ज्यादा। कोई तुम्हारे पास इतना बड़ा बच्चा है, कुत्ते का पिल्ला, समझे, वो खतरनाक है कि नहीं है?
नहीं है ना, उसकी एनर्जी क्या है, कम। अब तुम्हें मिल जाए कौन, शेर, क्या मिल जाए, एनर्जी क्या है, ज्यादा। अब समझ गए, अब मत भूलना कभी। तो गामा सबसे खतरनाक, गामा एक पहलवान भी हुआ करता था, हमने सुना है गामा पहलवान, ठीक है। गामा सबसे खतरनाक एनर्जी, सबसे खतरनाक है, एनर्जी सबसे ज्यादा। अब तुम्हें पता है एनर्जी सबसे ज्यादा तो वेवलेंथ सबसे कम, वेवलेंथ सबसे कम। तो सबसे कम वेवलेंथ गामा, सबसे ज्यादा एनर्जी गामा। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, गामा की, ठीक है। अच्छा, सबसे कम खतरनाक कौन है, कौन सी वेव है, रेडियो। रेडियो वेव सबसे कम खतरनाक, एनर्जी सबसे कम, एनर्जी सबसे कम, वेवलेंथ सबसे ज्यादा। ये उल्टा होता है ना, वेवलेंथ समझ आ रही है, वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा। अगर वेवलेंथ सबसे ज्यादा, एनर्जी सबसे कम, वेवलेंथ सबसे तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम, एनर्जी कम तो फ्रीक्वेंसी भी कम, एनर्जी कम तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम होगी। बात समझ आ रही है, हाँ, तो फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम होती है। ये चीज इसमें ये रही, ये चीज, ठीक है। तो आपको एक तो ये याद करना है, रवि बख्श जी, ठीक है, रवि बख्श जी याद करना। उसके बाद रवि बख्श जी याद करने के बाद में आप लोगों के पास किताब सबके हैं, और जिनके पास किताब है उनके पास पीडीएफ है, ठीक है। जिनके पास पीडीएफ है, पेज नंबर चेक कर लेना, किताबों लिख लेना 543 पेज नंबर, 543 पेज नंबर, 543 पेज नंबर, 543 पेज नंबर पे बच्चों ऐसा है। 543 पेज नंबर में देखें तो ये तो इसका स्पेक्ट्रम हो गया है। क्या सर जी हमको फ्रीक्वेंसी याद करनी पड़ेगी, बताइए। क्या वेवलेंथ याद करनी पड़ेगी, बताइए। जिसकी याद करनी है वही बता दूंगा, बस एक ही की याद करनी है, ठीक है। बाकी किसी की याद नहीं करनी, ना कभी पूछी जाएगी। तुम क्या करोगे, एक बार रेडियो वेव ऐसे डालोगे, रेडियो वेव ऐसे डालोगे, रेडियो वेव डालने के बाद में, रेडियो वेव डालने के बाद रुको, रेडियो वेव डालने के बाद में पेन लेना, मैं निशान लगा के बता दूंगा, वो लिख लेना, ठीक है। निशान लगा रेडियो हो गया, माइक्रोवेव हो गया, फिर इंफ्रारेड, ठीक है। मैं फोटो खींच के इसका ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ। 12,375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। अभी ये मॉडर्न फिजिक्स में बहुत आएगा, बहुत। मैंने जो निशान लगा दिए, ठीक है, ये मैं ग्रुप में अभी ही सेंड कर दे रहा हूँ। ये आराम से आप देख के लिख लेना, ठीक है। मैं भेजे जो निशान दे दूँ वो आप लिख लेना, ठीक है।
ठीक है सही। इसके सिर्फ क्या रह जाएंगे हमारे पास में, इसके सिर्फ क्वेश्चंस रह जाएंगे, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस रह जाएंगे और क्वेश्चंस आपको जो रह गए हैं वो आपको करवा दिया जाएगा, ठीक। सबसे पहले सभी देखो एक बात मैं इसका थोड़ा सा जिक्र करता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बेटा रेडियो वेव, आप सिर्फ ओनली सुनो, ठीक है, लिखोगे अपने आप यहाँ रेडियो वेव की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एलसी सर्किट हो, एल का मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर। तो इंडक्टर कैपेसिटर में जो सर्किट है उसमें चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करें। क्या चार्ज पार्टिकल करें? ऑसिलेट। तो उससे वेव प्रोड्यूस होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? रेडियो वेव। एलसी कौन सा सर्किट है तुम्हारा? एलसी सर्किट में कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करें, ऑसिलेट करते हैं तो उससे जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो प्रोड्यूस हो, तो जो प्रोड्यूस होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियो वेव। दूसरी चीज जो मैंने लिखने को कहा है, रेडियो वेव हम किस लिए यूज करते हैं बेटा? सेलुलर फोन्स में, मोबाइल फोन्स में कौन सा यूज होता है? रेडियो वेव। रेडियो वेव कौन सा यूज होता है? रेडियो वेव। बस इतना ही लिखना है, इसमें और कुछ नहीं लिखना है। ज्यादा से ज्यादा तुमसे पूछ ले जाएगा बताओ रेडियो वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, तो रेडियो वेव प्रोड्यूस होती है एलसी सर्किट में। एलसी सर्किट में क्या होता है? जब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, ऑसिलेट मतलब जानते हो ऐसे ऑसिलेट करना, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ऑसिलेशन। उसके बाद में आता है माइक्रोवेव, ठीक है। माइक्रोवेव आर कॉल्ड शॉर्ट वेवलेंथ, क्या बोलते हैं? शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव। शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव ये प्रोड्यूस कहां होती है? वैक्यूम ट्यूब में। वैक्यूम मतलब जिसके अंदर हवा ना हो। सबसे पहले इनके तुम्हें जो मेन चीज है वो ये याद करना है, ये कहां कहां काम आती है। तो सबसे पहले ये राडार सिस्टम ऑफ एयर नेविगेशन में यूज होती है। मतलब बेटा राडार में नेविगेशन लगा हुआ होता है, तभी तो दुश्मनों के जहाज मिसाइल सारे सबका पता कर पाता है। तो उसमें कौन सी यूज होती है? माइक्रोवेव। उसके बाद में कुकिंग पर्पस से ओवन में, ओवन देखा है ना, ओवन होते हैं कुछ लोग देखे होंगे, माइक्रो ओवन, ठीक है। ओवन में भी कुकिंग इसी से होती है, इन्हीं वेवों से, ठीक है। उसके बाद में अगर हमें एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कोई है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, अगर हमें उसकी स्टडी करनी है, यानी कि वो कैसी है, कैसा साइज है उसका, कैसा क्या है, तब भी हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं। दूसरा बेटा देखो, जो क्रिकेट जो मैच होता है उसमें देखो लिखते नीचे आ जाता है कि कितने किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड थी, ठीक है। वो भी हम इसी माइक्रोवेव की सहायता से ही हम उसकी स्पीड को निकालते हैं। या तुम अगर बड़ी शहरों में देखोगे, वहां पर बेटा एक स्पीड होता है रोड पे, कि अगर तुम 120 से ऊपर गए तो तुम्हारा चालान कट जाएगा। तो वो इसी से वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये कितने से आ रहा है, ऊपर निकला तो चालान कट जाता है, अपने आप ही चालान काट देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आता है इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव को बेटा हम लोग हीट वेव भी बोलते हैं। हीट वेव का मतलब ये है कि तुमने देखा होगा कुछ लोगों को चोट लग जाती है तो वो उसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास वो सिकाई करता है, ठीक है, वो सिकाई करता है। तो जिन वेव से वो सिकाई करता है उसी यूवी वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड वेव बोलते हैं, ठीक है। दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन का मतलब हो गया बेटा भेदन क्षमता। क्या हो गया? भेदन। देखिए भेदन क्षमता याद रखना, सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है? गामा रे। तो भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होगी? गामा रे, ठीक है। अच्छा, कहां यूज होती है? यूज इन हीट थेरेपी ऑफ हीट मस्कुलर पेन। मस्कुलर जो पेन होता है उसमें भी ये यूज होती है। और किसके लिए? सैटेलाइट फॉर आर्मी पर्पस। सैटेलाइट फॉर आर्मी पर्पस। सैटेलाइट में लगी होती है आर्मी के पर्पस से, पता चलता है कि दुश्मन कहां पर है कहां पर नहीं है, ठीक है। ये सब जैसे भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान में जाके, वो सब यही हुआ था। उसके बाद में दीज वेव आर वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब ये हो गया कि तुम्हारा मौसम का पूर्व अनुमान बता देते हैं ना, बरसात होगी नहीं होगी, ठीक है। उस सब में भी क्या यूज होता है? इंफ्रारेड यूज होता है, ठीक है। अच्छा, प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेट फ्रूट्स को डिहाइड्रेट करने के लिए भी इसका यूज होता है। अगला सोलर वाटर हीटर या सोलर सेल और सोलर कुकर। सोलर कुकर होते हैं हमारे जिससे खाना बनता है, उसमें भी यही यूज होता है, ठीक है। टीवी रिमोट होता है, ठीक है। टीवी रिमोट में तुम बटन दबाते हो, चैनल चेंज हो जाता है, वहां पर भी कौन सा यूज होता है? इंफ्रारेड यूज होता है, ठीक है। नाइट विजन कैमरा, ठीक है। तुमने कुछ चीजें देखो, एक तो हमारा ये सिंपल कैमरा हो गया, ठीक है। एक नाइट विजन कैमरा होता है, उस नाइट विजन कैमरा में हमारे इंफ्रारेड लगी हुई होती है। इंफ्रारेड क्या करती है? जो भी तुम्हारी हीट निकल रही हो उस हीट को डिटेक्ट करती है, ना कि बंदे को डिटेक्ट करती है,
ठीक है। कुछ तुमने अगर एक आध किसी ने भूतिया होती कुछ मूवी या टन्ना ठोकर देखा हो तो उसमें दिखाते हैं, उसमें शक्ल नहीं दिख रही होती, तुम्हें ये लगता कोई आ रहा है, ठीक है, वो यही कैमरा यूज होता है। हालांकि ऐसा होता नहीं, भूत नहीं होता है, ठीक है, सारी कहने की बात है। इंफ्रारेड। उसके बाद में बेटा विजिबल। विजिबल मतलब जो सब कुछ तुम देख रहे हो सब क्या है, विजिबल, ठीक है, देख पा रहे हो तुम, सिर्फ विजिबल देख पा रहे हो। उसके बाद में यूवी रेज। यूवी का मतलब क्या हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो प्रोड्यूस होती हैं वो वेरी हॉट बॉडी, अगर ये बहुत हॉट मतलब एक कोई बॉडी है उसे तुम बहुत गर्म कर दो, जैसे लोहा है, लोहे को तुम अगर बहुत गर्म कर दोगे तो उससे कौन सी रेज प्रोड्यूस होती है, यूवी रेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और तुम्हें पता है ये एब्जॉर्ब करी जाती है किसके द्वारा, ओजोन लेयर के द्वारा क्या करी जाती है, एब्जॉर्ब करी जाती है। सर इनका यूज क्या होता है, बर्गर अलार्म में तुमने देखा होगा कोई एक अलार्म होता है, पानी भर जाता है तो अपने आप जब बजने लगता है ना, वहां पर ये यूज होती है, ठीक है। ये दीज आर यूज्ड टू स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो एटम के लिए थी, ये किसके लिए है, स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, स्ट्रक्चर के लिए, ठीक। और इनविजिबल राइटिंग, इनविजिबल राइटिंग मतलब लिखा होगा तुम्हें दिखाई नहीं देगा, ठीक है, उसको देखने के लिए भी यही वेरों का यूज होता है। किल जर्म्स इन मिनरल्स, तुमने देखा होगा जब हम लोग वो खरीदने जाते हैं आरओ तो उसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है, कि इसमें कौन सी वेव पड़ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है, जिससे कि जितनी भी जर्म होते हैं वो सब मरते चले जाते हैं, ठीक है। और कहाँ जाते हैं, पानी में, ये आराम से पानी, वो पानी को डेड बॉडी के साथ पियो, डेड बॉडी कीड़े में पड़े तो उसी में रह गए, मर गए वो तो उसी में तैर रहे, तो आराम से बोल फिर पियो, वैसे मत पीना। उसके बाद में हाँ ठीक है चलिए। अब सर एक्सरे कहाँ कहाँ यूज होती है, सर फ्रैक्चर हो गया, कतई बताने की जरूरत नहीं, सबको पता हो गया, ठीक है। क्रैक हो जाए, बिल्डिंग में क्रैक्स हो, इतने महीन क्रैक्स होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, ठीक है, वहां पर भी यूज इसी का होता है। उसके बाद में मेट्रो स्टेशन, अगर तुम लोग कभी भी मेट्रो स्टेशन या फिर किसी बड़े रेलवे स्टेशन जैसे बरेली गए हो, दिल्ली गए, तो तुम जब रेलवे स्टेशन से निकलते हो तो एक डिब्बा होता है, ऐसे डिब्बे में तुम अपना सामान रखना पड़ता है, वो सामान उस पार गुजरता है तो तुम उठाते हो, क्यों, क्योंकि उसमें क्या गुजरती होती है, एक्सरे। आदमी क्यों नहीं जाता, क्योंकि एक्सरे आदमी के लिए खतरनाक है, ठीक है, आदमी तो जल्दी जल्दी अगर ऐसा करेगा तो स्वच्छ दहल जाएगा, है ना, इसीलिए वो एक्सरेज होती है वहां पर जो डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद गामा रेज बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है। दूसरा ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, वहां पर ये प्रयोग की जाती है, यूज की जाती है, ठीक है। फूड इंडस्ट्रीज में भी यूज की जाती है, और कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन देना है तब भी ये यूज की जाती है। तो आप लोग क्या करोगे, ये जो मैंने आपको ग्रुप में सेंड किए हैं, ये आप सारे के सारे जो मैंने बताए हैं सब मैंने यही सेंड किए, ये आप लिखोगे, लिखते लिखते आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, लिखते लिखते फार्मूला सारे याद हो गए, लिखते लिखते याद हो गए। अगर कल हमारी क्लास हुई तो मुश्किल से आधे घंटे, ठीक है, आधे घंटे कल हमारी क्लास हुई तो मुश्किल से आधे घंटे हम लोग इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो होंगे, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग इसके बाद में मॉडर्न पर होंगे, ठीक है, शायद सैटरडे को मैम का एग्जाम सैटरडे को है, नहीं सैटरडे तक है, अब मैम सैटरडे को क्लास है। अच्छा, तो हमारी वो ठीक है। उसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे किस पर, मॉडर्न, ठीक, ऑप्टिक्स को ड्रॉप करेंगे, बाद में देखा जाएगा, और हम लोग मॉडर्न पर बढ़ेंगे, ठीक है, मॉडर्न। और मॉडर्न फिजिक्स से मुझे लगता है कम से कम 8-9 क्वेश्चन तो तुम्हारे, हाँ, मॉडर्न फिजिक्स से 8-9 क्वेश्चन तुम्हारे रहते ही रहते हैं। ये धूप निकली हुई है आराम से, तो क्लास मिस कल की मत करना। अब मॉडर्न की क्लास मिस मत करना, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन प्लस रहते हैं मॉडर्न में, अगर क्लास मॉडर्न की मिस करते रहोगे तो कल्याण होगा। और इसके जितने भी फार्मूलाज आज याद करवाएं, कल सारे के सारे याद हों, ठीक है, जो बातें आज कही गई है वो सारी की सारी याद हों। जहाँ तक मुझे पता है इतना मैंने कराया, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अगर एक आध क्वेश्चन तुमसे मॉडर्न में पूछ लिया गया तब भी कोई भीत नहीं है, ठीक है, और नहीं होगा तो आराम से फिर कर लोगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये रहता अब वही है ना, देखो अब तुम लोग आज आ गए तो कम से कम कुछ तो सीखने को मिला, नहीं तो घर पे पड़े अम्मी बर्तन नहीं धुलवाती है ना, लोग नहीं धुलवाती हैं, नहीं धुलवाती,
है।